एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स का हिंदी में मतलब होता है व्यापार। क्या? व्यापार। यानी कि व्यापार के लिए एजुकेशन। यानी दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो इंडियंस हैं उनको हम एजुकेट करें। ठीक है, उनका मेन मोटिव था, इस एजुकेशन के पीछे का जो मेन मोटिव था उनका, वो ये था कि वो इस एजुकेशन के थ्रू किस प्रकार से व्यापार करें, किस प्रकार से पैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापार करने वाली कंपनी थी। अब वो एजुकेशन से भी पैसे कमाने का तरीका खोज रही थी। In 1854, the Court of Directors of the East India Company, London, sent an educational dispatch to the Governor General in India। तो दोस्तों 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम थी, जो कि कहाँ पे बैठती थी, लंदन में बैठती थी। ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा किसको, इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे 1854 में। इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को उन्होंने क्या भेजा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम ने, जो कि लंदन में बैठती थी, एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। ठीक है, अब जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम हो क्या है, एक्चुअली देखो, एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी बॉडी थी। तो एक बहुत बड़ी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, छोटी छोटी बॉडीज रहती है, तो इसी प्रकार से मेन बॉडीज जो थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम थी, एक दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहला क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बॉडी टीम थी, जो कि लंदन में बैठती थी, और दूसरी जो टीम थी वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये भी लंदन से ही बैठ के लोग ऑपरेट करते थे। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम थी, उन्होंने एक एजुकेशनल भेजा 1854 में। इसको भेजा था इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी को, एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा था। ठीक है, इशूड बाय चार्ल्स वुड, यह चार्ल्स वुड के नाम से इशू किया गया था, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब चार्ल्स वुड कौन थे, ये क्या थे, यह जो कंपनी की बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे कौन, चार्ल्स वुड। जो एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गया था, वह चार्ल्स वुड के नाम पे भेजा गया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कंपनी की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की टीम थी, उसके प्रेसिडेंट थे। इट हैज कम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच, इसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। आउट अब इस डिस्पैच में क्या था, आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। आउटलाइनिंग यानी कि रूपरेखा। इसमें इंडिया में फॉलो की जाने वाली जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, उसकी पूरी रूपरेखा थी, पूरी रूपरेखा दिया गया था किसमें, इस एजुकेशनल डिस्पैच में। यानी कि जो इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी फॉलो किया जाएगा, जो एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा, किस प्रकार से एजुकेशन होगा, इस प्रकार से पूरा रूल्स रेगुलेशन सब कुछ दिया गया था। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स यानी कि इसके फायदे क्या है, डीमेरिट्स यानी कि इसके नुकसान क्या है। इट emphasized once again the practical benefit of a system of European learning। तो दोस्तों इस एजुकेशनल डिस्पैच में फिर से एक जो यूरोपियन लर्निंग का सिस्टम है, उससे होने वाले जो प्रैक्टिकल बेनिफिट थे, उसको फिर से एम्फसाइज किया गया था, उसको जोर दिया गया था, उस पर जोर दिया गया था, एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। और जो ओरिएंटल नॉलेज का फिर से इसमें से क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ठीक है, यानी कि जो यह एजुकेशनल डिस्पैच था, वो प्रैक्टिकल बेनिफिट के फेवर में था, उसको फिर से यूरोपियन लर्निंग को उसमें यूरोपियन लर्निंग से होने वाले जो प्रैक्टिकल बेनिफिट थे, उसको फिर से एम्फसाइज किया गया था, उस पर जोर दिया गया था। ठीक है, यानी कि यह बोला गया था कि हमको यूरोपियन लर्निंग फॉलो करना है यहाँ पे। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टुवर्ड्स इकोनॉमी। एक तो हमने देखा कि जो एजुकेशनल डिस्पैच था, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस थे। प्रैक्टिकल यूजेस यानी कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स थे। अब उन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स में से एक प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या था, इकोनॉमिक था, इकोनॉमिक के फील्ड में। ठीक है, यूरोपियन लर्निंग इट सेड would enable India to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce। तो इसमें बोला गया था कि यूरोपियन लर्निंग से, यानी कि यूरोपियन शिक्षा से, जो यहाँ के इंडियंस हैं, वे ट्रेड और कॉमर्स में होने वाले एक्सपेंशन से जो एडवांटेज फ्लो होंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। यानी कि ये इसमें बोला गया नेशनल डिस्पैच में कि जो यूरोपियन शिक्षा के हिसाब से, यूरोपियन लर्निंग के हिसाब से, जो यहाँ के इंडियंस हैं, वे ट्रेड और कॉमर्स, यानी ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंशन जितना ज़्यादा होगा, ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंशन जो है जितना ज़्यादा होगा, उससे होने वाले जो, उससे जो एडवांटेज फ्लो होंगे, एडवांटेज यानी कि लाभ, ठीक है, जो फायदे उससे फ्लो होंगे, उसको जो यहाँ के इंडियंस हैं, केवल और केवल यूरोपियन लर्निंग से ही उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द
कंट्री और एजुकेशनल लर्निंग से वे कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं उसको डेवलप करने के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं कंट्री के उसको डेवलप करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा जरूरी है। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, अगर उनमें यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करें, वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर, इससे उनका जो टेस्ट है, उनका जो डिजायर है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब इस चीज को समझना। और हाँ, एंड क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और इससे क्या होगा, ब्रिटिश गुड्स का डिमांड बढ़ेगा कहाँ पे, इंडिया में। अब समझना, ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, ये यूरोप से आई थी कहाँ पे, इंडिया में। पहले तो ये ट्रेडिंग कर रहे थे कहाँ पे, यूरोप में। अब यूरोप का कल्चर थोड़ा अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का जो वे ऑफ लाइफ है, जो वहाँ का जो लाइफ जीने का तरीका है वो भी अलग है, वहाँ की फेस्टिवल अलग है, वहाँ का सब कुछ खान-पान जो भी होता है सब अलग है। अब जब यहाँ पे जैसे कोई बॉडी जो होती है, कोई भी एक बिज़नेस करने का, यानी कि कोई एक व्यापारिक बॉडी होती है, वो क्या करती है कि यहाँ का देखती है जो यहाँ का डिमांड है, जिस भी चीज़ की यहाँ पे डिमांड है, वे उसका फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्या करने के लिए, ताकि प्रॉफिट कमा सके। यानी कि सपोज़ ये यूरोप है, ठीक है? यूरोप में कोई एक कंपनी थी, अब उसने यहाँ के लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या किया, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और उस प्रोडक्ट को इसी यूरोप में ही सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे उनको प्रॉफिट मिलने लगा। अब वही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक व्यापारिक बॉडी थी, एक क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी। अब ये लोग क्या सोचे कि अगर हम इंडिया में, यानी कि जो इंडिया है, अगर हम वहाँ पे यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है? अगर हम वहाँ पे यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस कर दें, इससे क्या होगा कि यहाँ के लोग जो है, इनका टेस्ट बदलेगा, इनकी डिज़ायर बदलेंगी, इनका सब कुछ, यानी कि यहाँ का कल्चर बदलेगा, यहाँ का पहनावा बदलेगा, फिर यहाँ का जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल बदलेगा। अब उसके बाद यहाँ का खान-पान सब कुछ बदल जाएगा। अब जब बदलेगा, तो अब ये बदल के किधर जाएँगे, यानी ये इस पॉइंट से अब ये इस पॉइंट तक आएँगे, तो यानी कि पहले तो ये इंडियन कल्चर के हिसाब से रह रहे थे। अब ये यूरोपियन कल्चर के हिसाब से जब रहेंगे, तो यूरोपियन गुड्स भी इनको रिक्वायरमेंट, सीधी सी बात है, कपड़े यूरोपियन कल्चर के कपड़े चाहिए। अब यूरोपियन कल्चर जब जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, वही चीज़ इनको चाहिए। जब यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस किया गया है, अब एक हिसाब से समझो ये यूरोपियन तरीके से जी रहे हैं, तो खान-पान सब कुछ इनका चेंज होगा। जब पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, अब उनको जो भी गुड्स का डिमांड है, किसको, इंडियंस को, जो कि इंडिया में रह रहे हैं। अब ये डिमांड जब बढ़ेगा, तब क्या करेगी, एक कंपनी जो है, अब यह सप्लाई करेगी मटेरियल यहाँ से। अब गुड्स जो है, यूरोपियन गुड्स यहाँ पे सप्लाई करेगी, और अभी तो यहाँ इसे प्रॉफिट हो ही रहा था, अब यहाँ से भी प्रॉफिट होगा। यहाँ का प्रॉफिट प्लस यहाँ का प्रॉफिट, दोनों दोनों कितना ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा था। तो वहाँ की जो ट्रेडिंग कंपनी थी, यही सोच रही थी कि अगर वहाँ पे हम यूरोपियन वे ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि वहाँ, तो उससे क्या होगा, जो इंडियंस हैं उनके टेस्ट बदलेंगे, उनके डिजायर्स बदल जाएँगे, और इससे जो वहाँ पे ब्रिटिश गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, और इसके बाद जो इंडियंस हैं, वे अप्रिशिएट करना शुरू करें, प्रशंसा करेंगे, ब्रिटिश गुड्स की क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। एक्चुअली जब नई-नई चीज़ें होती हैं, जब आदमी उसको यूज़ करना स्टार्ट करता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो प्रशंसा करेंगे, और जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं कहाँ पे, यूरोप में, उसको लेना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, उस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं। अब ये सब क्या थी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ थी, ठीक है? ये कहाँ से, यूरोप से आई थी, अब यहाँ पे है इंडिया। तो उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया में हम क्या करते हैं, यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे यहाँ के लोगों का टेस्ट बदलेगा, डिजायर्स बदल जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे जो जीवन, ये लोग यहाँ पे जो लाइफ जी रहे थे, इनका तरीका अलग था, इनके कल्चर अलग थे, इनका पहनावा अलग था, इनका खान पान, इनका फेस्टिवल, सब कुछ अलग था। तो अब यहाँ की जो कंपनी थी, कंपनीज क्या करती हैं कि यहाँ पे देखेंगे, पहले इन्होंने यूरोप में अपना एक अड्डा जमाया कि यहाँ के लोगों का जो डिमांड था, उसको उस प्रोडक्ट को बनाना, इन्होंने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, उससे ये प्रॉफिट गेन करने लगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि काम करते हैं हम यहाँ पे इंडिया में यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जब यहाँ पे यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ के लोग जो है, इनका कल्चर बदलेगा, कल्चर बदलेगा, उसके बाद पहनावा बदलेगा, उसके बाद जो भी उनके टेस्ट है, यानी कि खान-पान जो भी रहेगा उनका, सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब बदलेगा तो किधर जाएगा? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्या, यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, यूरोपियन का जो जिस हिसाब से लाइफ जीते हैं, वो वाला तरीका इन्होंने, वो वे है जो है यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसलिए अब ये भी यूरोपियन स्टाइल के कपड़े पहनेंगे, यूरोपियन कल्चर से रहेंगे, यूरोपियन पहनावा, सब कुछ इनका यूरोपियन, इनका जो भी खान-पान रहेगा यूरोपियन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है, जो कि यूरोप में प्रोड्यूस हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा। तो इससे प्रॉफिट किसको होगा? यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, कहाँ से, ब्रिटेन से, उसको फ़ायदा होगा, वो भी यानी कि यूरोप से ही आई थी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर यहाँ के लोग
यहाँ की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद लोग जो इंडियंस हैं वे हमारी वे इन्होंने सोचा कि जो यूरोपियन चीज़ें हैं उसकी प्रशंसा करेंगे और यूरोप में जो प्रोड्यूस होता है, जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. और वुड के डिस्पैच में जो वुड का डिस्पैच था, चार्ल्स वुड के नाम पे जो डिस्पैच इशू किया गया था उसमें और क्या दिया गया था कि जो यूरोपियन लर्निंग है इससे जो इंडियंस हैं उनके मोरल कैरेक्टर्स जो हैं उनमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा और जो मोरल कैरेक्टर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इट वुड मेक देम ट्रथफुल एंड हॉनेस्ट, इससे वे ट्रथफुल होंगे यानी कि सच्चे होंगे और ईमानदार होंगे। एंड दस सप्लाई दी कंपनी विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन। और जब वे ट्रथफुल हो जाएंगे यानी कि जब वे सच्चे और ईमानदार हो जाएंगे इससे कंपनी को सिविल सर्वेंट्स जो कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिल जाएंगे जो कि जिसपे ट्रस्ट किया जा सकता है और जिसपे डिपेंड रहा जा सकता है। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। आगे बोलते हैं कि उस एजुकेशनल डिस्पैच में दिया गया था कि जो ईस्ट का लिटरेचर है वह केवल ग्रेव एरर से भरा हुआ नहीं है बल्कि इट कुड आल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क, नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और आगे बोला गया उसमें कि जो ईस्ट का लिटरेचर है वह केवल ग्रेव एरर से नहीं भरा है बल्कि यह लोगों में न तो सेंस ऑफ ड्यूटी और न ही कार्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर सकता है। यहाँ पे कमिटमेंट टू वर्क का क्या मतलब होता है? जैसे कमिटमेंट का मतलब होता है समर्पण, हिंदी में इसका मतलब होता है समर्पण। यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं एकदम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, अभी जैसे ड्यूटी जाते हैं तो हमारा टाइम अगर 9 बजे सुबह स्टार्ट हुआ, शाम को 5 बजे अगर खत्म हो गया उसके बाद हम काम नहीं करेंगे। बट कमिटमेंट टू वर्क कब होता है? जब तक हम उसको कंप्लीट नहीं करते तब तक नहीं जाते। ठीक है? इसको हम बोलते हैं कमिटमेंट टू वर्क, यानी कि अपने आप को काम जो काम हम कर रहे हैं उसमें समर्पित कर देना। तो उन्होंने उसमें लिखा गया था एजुकेशनल डिस्पैच में कि यह तो केवल ग्रे एरर से ही नहीं भरा है बल्कि यह लोगों में नई सेंस ऑफ ड्यूटी और नई कार्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है और न ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है उसको ये डेवलप करता है। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब 1854 डिस्पैच के बाद, जब 1854 का जो डिस्पैच आया उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे मेजर्स प्रोड्यूस किए गए। और ना यहाँ पे जब भी मैं 1857 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो समझ जाना यहाँ पे मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेती है, जब रिवॉल्ट होता है 1857 का उसके बाद। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करूंगा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1854 का डिस्पैच के बाद बहुत सारे मेजर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप। गवर्नमेंट में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जाता है ताकि टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बॉडी बनाई जाती है, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि अब एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी मैटर होंगे वो किस कौन डील करेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट डील करेगा। उस पर किसका कंट्रोल रहेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट का। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो दोस्तों इसके पहले से यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं था इंडिया में। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम जो है कि सेटअप करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए स्टेप लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम जो था इन्होंने ही लाया। इन 1857 while the Sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Kolkata, मद्रास एंड बॉम्बे। तो दोस्तों जब 1857 में रिवॉल्ट हो रहा था, सिपाही जो रिवॉल्ट कर रहे थे कहाँ पे? मेरठ और दिल्ली में। उस टाइम यूनिवर्सिटी जो है कि बन रही थी कहाँ पे? कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। और जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम था उसमें भी चेंजेस लाने के अटेम्प्ट किए जाते हैं, यानी चेंजेस लाने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जैसे यहाँ पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी है 19th सेंचुरी में, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। The argument for practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century। अब देखो पहले तो इन्होंने बोला कि इन्होंने कि जो ये जो कि ब्रिटेन से आए हुए जितने लोग थे इन्होंने पहले बोला, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या आर्ग्यू किया कि हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल बेनिफिट पे जोर देंगे यूरोपियन लर्निंग से। तो जो प्रैक्टिकल बेनिफिट था, प्रैक्टिकल एजुकेशन था, इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया किसने? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी जो कि इंडिया में आए थे 19th सेंचुरी में, इन्होंने इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि बोला कि नहीं ये बहुत ही गलत है। एजुकेशन का जो मोटिव है वो प्रैक्टिकल यूज यानी कि प्रैक्टिकल बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
द मिशनरीज felt that education should attempt to improve the moral character of the people. तो जो मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन का मेन मोटिव होना चाहिए या एजुकेशन का जो मेन प्रयास होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि लोगों के मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करे। ठीक है? जो कि हमारा सनातन धर्म पहले ही बोलता था। मतलब पहले तो आप लोगों ने बोला कि हम प्रैक्टिकल बेनिफिट पे जोर देंगे, प्रैक्टिकल बेनिफिट जो है कि सही है। अब आप बोल रहे हो कि आप ही में से आए हुए, ये भी तो वहीं से डेनमार्क डेनमार्क से आए थे। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो एजुकेशन का मेन मोटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए कि लोगों के मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करे। ठीक है? एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। और इन्होंने बोला जो मोरालिटी है वो केवल और केवल क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही इम्प्रूव की जा सकती है। Until 1813 the East India Company was opposed to missionary activities in India। तो दोस्तों 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मिशनरी एक्टिविटीज इंडिया में मिशनरी एक्टिविटीज का के बिल्कुल अगेंस्ट में थी। क्यों? इट feared that missionary activities would provoke reaction among the local population and make them suspicious of British presence in India। provoke मतलब क्या होता है कि भड़कना, उत्तेजित हो जाना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि जो मिशनरीज की एक्टिविटीज है उससे यहाँ के लोग जो है इट feared, यहाँ के लोग डर जाएंगे और उससे क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, मतलब उत्तेजित हो जाएंगे। उनमें जो है कि एक होता है ना कि रिवोल्ट में उठ जाना। अब जैसे कि 1857 में क्या हुआ था, लोग प्रोवोक हुए थे ना, वो लोग भड़क गए थे ना। तो इसी प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही डर था कि मिशनरीज एक्टिविटी से। अब बात आती है कि क्यों मिशनरीज एक्टिविटी से में जो मिशनरी एक्टिविटी कर रहे थे उससे क्यों लोग भड़कते। बात ये थी कि जो मिशनरी एक्टिविटीज थी, ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, ये क्या कर रहे थे कि अपने रिलीजन का प्रचार कर रहे थे। ठीक है? रिलीजन जो है कि बोल रहे थे कि क्रिश्चियनिटी अपनाओ आप, मतलब धर्म का परिवर्तन करा रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं न कहीं डर था, अगर ये लोग हम यहाँ के लोगों के रिलीजन पे ज़रा-सा भी इधर से उधर किए, तो यहाँ की जनता जो है भड़क जाएगी, यहाँ की पॉपुलेशन एज़ अ होल क्या हो जाएगी, भड़क जाएगी और एक रिवॉल्ट हो सकता है। इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1813 तक इनके बिल्कुल विरोध में थी, क्योंकि इसको डर था कहीं न कहीं मिशनरी एक्टिविटीज़ से यहाँ के लोगों में जो लोकल पॉपुलेशन है, उन्हें एक गुस्सा सा आ जाएगा, ये लोग भड़क उठेंगे और कोई रिवॉल्ट हो सकता है। और इससे क्या होगा, जो लोग लोग जब लोग भड़क जाएँगे तो उनको कहीं न कहीं इंडिया में जो हमारा प्रेज़ेंस है कि उनको कहीं न कहीं एक सस्पेंस हो जाएगा, वो हमारे प्रेज़ेंस के प्रति जो है कि कुछ उल्टा सोचने लगेंगे। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही थी, सोच रही थी कि अगर हम ऐसा करेंगे ज़रा-सा भी, उनको ज़रा-सा भी लगा कि ये लोग हमारा रिलीजन कन्वर्ट करा रहे हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कहाँ पे इंडिया में जो प्रेज़ेंस है, अब लोग जो इंडियंस हैं इसको शक की नज़र से देखने लगेंगे। ठीक है? कि ये जो कंपनी है ये हमारा धर्म खत्म कराने पे, हमारा कल्चर खत्म कराने पे लगी हुई है। अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विदिन ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज़, द मिशनरीज सेट अप अ मिशन एट श्रीरामपुर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? डेनमार्क से आई थी। ठीक है? डेनमार्क। तो ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज में इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने में असमर्थ जो मिशनरीज थे, उन्होंने श्रीरामपुर में एक मिशन एस्टैब्लिश किया, सेटअप किया, जो कि किसके कंट्रोल में थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आती थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? डेनमार्क से आई थी। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है, यहाँ पे ये डेनमार्क है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डेनमार्क से आई थी इंडिया में। ठीक है? तो दोस्तों जब जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरी, जब यहाँ पे वो ब्रिटिश कंट्रोल जो टेरिटरी थी, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में जो टेरिटरी आती थी, वहाँ पे जब वे अपना मिशन नहीं सेटअप कर पाए, वहाँ पे अपना मिशन जो था वो नहीं बना पाए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वे श्रीरामपुर चले गए। ठीक है? श्रीरामपुर जो कि किसके कंट्रोल में आता था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आता, तो वहाँ पे अपना एक मिशन इन्होंने सेटअप किया। ठीक है? प्रिंटिंग प्रेस वाज़ सेटअप इन 1800। तो 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस जो है कि इन्होंने सेटअप किया, किसने? जो मिशनरीज़ थे। एंड अ कॉलेज स्टैब्लिश इन 1818, और 1818 में एक कॉलेज भी स्टैब्लिश किया। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेट अप ऑल ओवर इंडिया। तो पूरी 19th सेंचुरी जो मिशनरीज स्कूल जो थे पूरे इंडिया में सेटअप हो रहे थे, पूरे इंडिया में मिशनरीज स्कूल बनाए जा रहे थे। आफ्टर 1857 हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रिलक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। अब देखो 1857 की बात आई ना, 1857 में भी थोड़ा रिलीजन से ही रिलेटेड हुआ था। तो अब इसके बाद जो है, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब ज़रा-सा भी इच्छुक नहीं थी, ज़रा-सा भी उसकी इच्छा नहीं थी कि वह मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट करे, क्योंकि 1857 में ऑलरेडी एक विद्रोह जो है कि एक रिवॉल्ट हो चुका था। ठीक है? देयर वाज़ अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड रिलीजियस आइडियाज़ माइट इंडेर नेटिव नेटिव ओपिनियन। इंडेर मतलब होता है क्रोधित कर देना। तो अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद ज़रा-सा भी इनको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, किनको? मिशनरी एजुकेशन को।
क्योंकि उसे कहीं न कहीं डर था कि अगर हम यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके जो लोकल कस्टम्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं और जो उनका उनकी मान्यता है, उनका जो जो भी उनका उनका बिलीफ है और उनका जो भी रिलीजियस आइडियाज़ हैं, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर उस पे हम ज़रा-सा भी अटैक करेंगे तो यहाँ की जो नेटिव्स हैं, यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन वो लोग क्या करेंगे, क्रोधित हो जाएँगे, भड़क जाएँगी, फिर से एक बवाल खड़ा हो जाएगा, फिर से एक रिवॉल्ट हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे श्रीरामपुर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली नियर कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो हुगली रिवर है उसके बैंक पे श्रीरामपुर कॉलेज है जिसको कि मिशनरीज ने सेटअप किया था। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स, तो दोस्तों हमने देख लिया कि जो एजुकेशनल डिस्पैच आया था जो कि चार्ल्स वुड के नाम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम ने भेजा था किसको, लॉर्ड डलहौजी को भेजा था 1854 में। वो पूरा एक एजुकेशन की इंडिया में फॉलो की जाने वाली जो एजुकेशन थी उसकी पूरी रूपरेखा दी गई थी। अब हम देखेंगे कि आखिर में जो पहले स्कूल थे उनका क्या हुआ? पहले भी तो स्कूल रहे होंगे या नहीं थे? अगर थे तो उनका क्या हुआ? नहीं थे तो आगे देखते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? क्या आपके पास ज़रा-सा भी आइडिया है कि प्री ब्रिटिश टाइम्स यानी कि ब्रिटिश के आने से ब्रिटिश के जो इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसके पहले जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, वो कहाँ पे, किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता था? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स? क्या आपने कभी सोचा क्या वे स्कूल जाते थे कि नहीं जाते थे? एंड इफ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल? अगर पहले स्कूल हुआ करते थे तो ब्रिटिश रूल आने के बाद उन स्कूल्स का क्या हुआ? यानी कि अब हम ये चीज़ कैसे पता लगा पाएँगे कि ब्रिटिश के आने से पहले जो स्कूल्स थे इंडिया में, उनका क्या हुआ? गुरुकुल थे या स्कूल थे, उनका क्या हुआ? अब ये चीज़ हमको कहाँ से पता चलेगी? हम तो अब पास्ट में जा नहीं सकते। तो हमको कहीं न कहीं अगर उस टाइम का कोई एक रिपोर्ट दे दे, कोई भी एक रहा हो जो कि उस प्री ब्रिटिश टाइम के जो स्कूल थे, उनके बारे में कोई रिपोर्ट दे हमको, ब्यौरा दे, तो हम जान सकते हैं। ठीक है? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, तो इसी प्रकार का जो रिपोर्ट था, एक विलियम एडम ने दिया था। In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. तो दोस्तों 1830 में विलियम एडम नाम के एक स्कॉटिश मिशनरी थे जो कि बंगाल और बिहार का डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने टूर किया। He had been asked by the community to report on the progress of education in vernacular schools. vernacular स्कूल का क्या मतलब है? लोकल लैंग्वेजेस के जो स्कूल्स होते हैं, यानी कि अब जैसे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। ठीक है? इसी प्रकार के जो अदर जैसे गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार की जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती थी, मतलब हर रीजन का डिफरेंट वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है? यानी कि पहले के टाइम में जैसे महाराष्ट्र में किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे? मराठी में। गुजरात में किस लैंग्वेज में? गुजराती में। और तमिल में तमिलनाडु में तमिल में। ठीक है? इसी प्रकार जो डिफरेंट बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में जो पढ़ाई होती थी, उसको क्या बोल यहाँ पे बोला गया, वर्नाकुलर स्कूल्स। तो कंपनी ने इनको बोला, किनको? विलियम एडम को, कि आप एक काम करो, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का जो भी एरिया है उसका एक बार टूर करो और एक रिपोर्ट तैयार करो कि वहाँ की जो वर्नाकुलर स्कूल्स है वहाँ पे एजुकेशन का क्या प्रोग्रेस है। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज़ इंटरेस्टिंग, जो एडम ने जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। तो दोस्तों एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार की यहाँ पे केवल बात हो रही है कि बंगाल और बिहार में ही केवल लगभग 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। देयर वर स्मॉल दीज़, अब बात आती है कि ये पाठशाला क्या होते हैं। दीज़ वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। ये एक्चुअली छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशन होते थे। गुरुकुल जैसे छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशन होते थे जिसमें कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर गुरुकुल में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे। But the total number of children being taught in these पाठशालास was considerable over 20 lakh. बट जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टोटल जो चिल्ड्रन पढ़ते थे इन पूरे 1 लाख पाठशालाओं में, वो उनकी जो संख्या थी वो लगभग 20 लाख से ज़्यादा थी। These institution were set up by wealthy people or the local community. एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूशन होते थे उनको अमीर लोगों द्वारा या लोकल कम्युनिटी के द्वारा सेटअप किया जाता था, बनाया जाता था। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, यानी कि गुरु, कभी-कभी उनको केवल एक जो गुरु होता था, वही स्टार्ट कर देता था। यानी कि आज के टाइम में जैसे ब्रिटिश ने क्या लाया कि हमने देखा एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इन्होंने दोस्तों आज के टाइम में देखोगे हर बंदा जो है कि एजुकेशन को एक कॉमर्स बना दिया है, कोई भी हो। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट अभी आप देख लो कितने पैसे कमा रहे हैं, या कोई भी प्राइवेट कोचिंग वाले कितने ज़्यादा पैसे बना रहे हैं केवल, यानी कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द एजुकेशन। उनका मेन मोटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं है, उनका मेन मोटिव है पैसे कमाना। ठीक है? इसको कौन लाया? ब्रिटिश ने लाया। पहले क्या था, अमीर लोग क्या होते जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो गाँव के लिए एक स्कूल खोल देते थे।
ठीक है? या जो गुरुजी होते थे यानी जो टीचर होते थे, वे एक स्कूल खोल देते थे या पूरी जो कम्युनिटी होती थी यानी कि जो पूरा समुदाय होता था, उस समुदाय के पूरे लोग चंदा लगाकर थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोल देते थे। पहले ऐसा होता था बट अब अभी तो पूरा दुनिया बदल गया। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज़ फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों जो सिस्टम था एजुकेशन का वो पूरा बहुत ही फ्लेक्सिबल था। अभी देखेंगे फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? फ्लेक्सिबल यानी कि कोई चीज़ फिक्स नहीं था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालास एट एट द टाइम। कुछ चीज़ें जो कि आज के टाइम में आप स्कूल से एसोसिएट करते हो, वे उस टाइम की जो पाठशालाएँ थी उससे जो है कि उसमें जो है प्रेजेंट था। देयर वर नो फिक्स्ड फी। सबसे पहली चीज़ वहाँ तब जो है कि यानी कि ये प्री ब्रिटिश टाइम का हो रहा है जो कि प्री ब्रिटिश के टाइम में जो पाठशालाएँ थी जिसको कि विलियम एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है। उन्होंने बोला कि पहले जो फिक्स्ड फी नहीं हुआ करता था, नो प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होती थी, बेंचेज़ और चेयर्स नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड्स नहीं होते थे, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस का कोई सिस्टम नहीं था, नो रोल कॉल रजिस्टर यानी जो अटेंडेंस वाला रजिस्टर होता है, वो भी नहीं था, नो एनुअल एग्ज़ामिनेशंस। तो सोचो तभी एनुअल एग्ज़ामिनेशन भी नहीं होते थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल और कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। ठीक है? हमने क्या देखा कि ये सिस्टम जो था एजुकेशन का जो सिस्टम था बहुत ही फ्लेक्सिबल था क्योंकि कोई फिक्स फी नहीं होती थी। जो अमीर होते थे उनको ज़्यादा फी देना पड़ता था, जो गरीब होते थे उनको कम देना पड़ता था। ठीक है? और दूसरी चीज़ कि प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी। अभी के टाइम में क्या होता है प्रिंटेड बुक से पढ़ाई होती है, पहले प्रिंटेड बुक्स होते ही नहीं थे। ठीक है? ओरली पढ़ाई होती थी और सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स नहीं होती थी। अभी जैसे कि अलग सेपरेट बिल्डिंग्स होती है ना कि गर्ल्स की अलग, बॉयज़ की अलग। तो पहले ऐसा नहीं होता था। ना ही बेंच होता था, ना ही चेयर होता था, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था और जो सेपरेट क्लासेस जैसे 6, 7, 8 वाले अब सेपरेट क्लासेस में बैठते हैं, ये ब्रिटिश ने लाया। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था और अटेंडेंस ली नहीं जाती थी। एनुअल एग्जामिनेशन का कोई सिस्टम नहीं था और कोई रेगुलर टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं होती थी। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर बनियान ट्री। कुछ प्लेसेस में बनियान ट्री जो होता है, बनियान ट्री के नीचे जो है कि क्लासेस रखी जाती थी और कुछ अदर प्लेसेस में कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल के यानी कि टेम्पल या विलेज शॉप है उसके कॉर्नर में रखी जाती थी और या तो गुरुजी होते थे अपने घर पे बच्चों को पढ़ाते थे। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। अब देखो जो फी थी वो पेरेंट्स के इनकम पे डिपेंड करती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। कितना अच्छा कितना बढ़िया सिस्टम था कि जो अमीर होंगे वो ज़्यादा पे करेंगे और जो गरीब होंगे वो कम पे करेंगे और जिनके पास एकदम नहीं होगा उनको फ्री में ही पढ़ा देते थे। पहले का सिस्टम कितना बढ़िया था। टीचिंग वाज ओरल। जो टीचिंग था वो ओरल होता था यानी कि केवल मुँह से मतलब कि बोलकर बताया जाता था। ये लिखने-उखने का कोई कुछ सिस्टम नहीं था। द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डिंग विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। और एक गुरु डिसाइड करता था यानी कि टीचर डिसाइड करते थे कि स्टूडेंट के नीड के हिसाब से, स्टूडेंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया जाना है। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट करके नहीं बैठाए जाते थे। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। सारे के सारे लोग एक ही जगह पे बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। जो जो गुरु जी होते थे वे क्या करते थे, वो चिल्ड्रन से जो बच्चे होते थे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी कि ग्रुप से चिल्ड्रन का ग्रुप होता था, कई चिल्ड्रन के ग्रुप होते थे। उनकी लेवल के हिसाब से, उनकी जो लेवल ऑफ लर्निंग थी उसके हिसाब से, डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग के हिसाब से उनसे इंटरेक्ट करते थे, उनसे क्वेश्चन मतलब कि आंसर आंसर बताते थे या क्वेश्चन करते थे। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये दूसरे क्लास के लग रहे हैं, थोड़ा सीनियर में लग रहे हैं, ये दूसरे क्लास के लग रहे हैं, ये दूसरे क्लास के लग रहे हैं, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग है यहाँ पे। ठीक है? एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। एडम ने पाया कि जो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है यह लोकल नीड पे सूट करता है। यानी कि उन्होंने पाया कि जो एजुकेशन का जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है या लोकल जरूरत है उस पे सूट करता है। एग्जाम्पल के लिए क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड्स। अब एग्जाम्पल के लिए जो स्कूलिंग थी वह हार्वेस्ट का टाइम क्या होता है, जब फसलें पक जाती हैं, उनको जब काट उनकी जब कटाई का टाइम आता है तब जो है रूरल चिल्ड्रन होते थे क्योंकि वो कटाई में बिजी रहते थे, तो उस टाइम क्लासेस नहीं रखी जाती थी। दी पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर। और पाठशाला तब स्टार्ट होती थी जब क्रॉप एक बार कटाई हो जाती थी और उसको स्टोर कर लिया जाता था और जो बच्चे होते थे वो फ्री हो जाते थे, तब जाके पाठशाला फिर से स्टार्ट होती थी। यानी कि अगर इस पॉइंट पे अभी हार्वेस्ट का टाइम आ गया तो पाठशाला बंद कर दी गई। ठीक है? कोई बच्चा या कोई गुरुजी अब इस पाठशाला में नहीं आएँगे। अब कटाई होकर जब फसल जो जो भी क्रॉप था, जो भी फसल था उसको स्टोर कर दिया गया। अब इस टाइम में आके पाठशाला फिर से ओपन होगी। ठीक है? दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। इसका क्या मतलब है कि जो
पीजेंट के यानी जो गरीब परिवार के गरीब किसान के बेटे हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, अब ये न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स कौन लाता है, ये एडम ने रिपोर्ट दिया। ठीक है, अब न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स कौन लाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन। तो दोस्तों लगभग मिड 19th सेंचुरी तक जो कंपनी थी वह ज़्यादा किससे कंसर्न थी, ज़्यादा मुख्य रूप से किसके बारे में कंसर्न थी, हायर एजुकेशन को लेकर वो ज़्यादा कंसर्न थी। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, इसलिए क्योंकि ये हायर एजुकेशन के बारे में कंसर्न थी इसलिए इसने जो लोकल पाठशालाएं थी उनको एज इट इज चलने दिया बिना किसी विदाउट किसी इंटरफेरेंस के। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो दोस्तों 1854 के बाद कंपनी ने जो वर्नाकुलर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का डिसीजन लिया। इट फेल दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। तो इसका मानना था यह किस प्रकार किया जा सकता है, जो वर्नाकुलर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट किस हिसाब से लाई जा सकती है कि अगर इनमें केवल और केवल हम ऑर्डर इंट्रोड्यूस करके ही हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑर्डर यानी कि कोई मान लो हमने एक ऑर्डर डाल दिया कि अब ऐसा होना है, रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है। एक तो इन्होंने इनका मानना था कि एक तो हमें अगर सिस्टम के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस करें, क्या ऑर्डर इंट्रोड्यूस करें, इससे आएगा इम्प्रूवमेंट आएगा वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम में। और रूटीन इम्पोज करें, इस्टेब्लिशिंग रूल्स रूल्स लाएं, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, और उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करें। यानी इनका मानना था जो स्कूलिंग होती है, यहाँ के लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या इनकी नॉलेज है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इस तो पहला इनका इंस्पेक्शन लिया जाएगा। दूसरा इसमें रूटीन, अब बच्चों को जो है कि क्या रूटीन होगा कि पहले पहले क्या होता था कि कोई आए चाहे ना आए, बट अब उसकी टाइमिंग भी एग्जैक्ट नहीं थी। तो अब इन्होंने बोल दिया कि नहीं, इसकी टाइमिंग एग्जैक्ट रहेगी, मतलब इस टाइम पे आपको स्कूल पहुंचना है, फिर इस टाइम पे आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, और कुछ रूल्स भी ला दिए गए कि मतलब सबको सबको बराबर फी पे करना है, अब एग्जामिनेशन देना होगा। तो इस कंपनी को मानना था ये सब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और जैसे कि सिस्टम के बीच में इस सिस्टम में अगर हम ऑर्डर इंट्रोड्यूस करें, रूटीन इम्पोज करें, रूल इस्टेब्लिश करें, और रेगुलर इंस्पेक्शन के थ्रू ही इंप्रूवमेंट इस वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सकता है। हाउ वाज दिस टू बी डन, यह किस प्रकार किया जाना था। व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, कंपनी ने आखिर में कौन कौन से मेजर्स लिए। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। एक्चुअली इसने क्या किया, कुछ गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट किया। अब हर गवर्नमेंट, जैसे कि मान लो 3 गवर्नमेंट पंडित को इन्होंने अपॉइंट किया, अब एक गवर्नमेंट पंडित के अंडर में कितने स्कूल्स आते थे, 4 to 5, 4 to 5 इसके इस पंडित के अंडर में, 4 to 5 इनके अंडर में, 4 to 5 इनके अंडर में। इसी प्रकार बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट किया, और सारे के अंडर में 4 से 5 स्कूल्स आते थे। इनका टास्क क्या था, was to visit the पाठशालास and try and improve the standard of teaching। ये पाठशाला में जाके विजिट करें और वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है, टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स। हर गुरु को क्या होता था, इनको पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल, और एक रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस लेने थे। Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination। तो दोस्तों अब जो है टीचिंग किस पे बेस्ड हो गया, टेक्स्ट बुक पे बेस्ड हो गया। जो लर्निंग था, जो कि आपने कितना सीखा, अब उसको टेस्ट लेने के लिए एक सिस्टम ला दिया एनुअल एग्जामिनेशन का। और एवरी ईयर आपका एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी। अब स्टूडेंट को रेगुलर फी पे करना था, अटेंड रेगुलर क्लासेस अटेंड करने पड़े। सीट ऑन फिक्स सीट्स, उनकी सीट्स जो थी वो भी फिक्स कर दी गई। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। अब नए नए रूल्स लाए गए, डिसिप्लिन के नए रूल्स लाए गए उसको ओबे करने के लिए। ठीक है, यानी कि अब जो भी स्टूडेंट्स होगा, ये जो नया रूल है डिसिप्लिन का, इसको ओबे करना है, पालन करना है। पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब देखो जो पाठशालाएं इस रूल्स को, जो नया रूल्स, ये सारे रूल्स आए, इसको एक्सेप्ट कर लेती थी तो गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती थी। यानी कि पहले क्या था, अब देखो कि इन्होंने क्या किया, एक लालच दिया है ना, लालच बुरी बला है। तो बहुत सारे, अब जैसे कि उनकी जो पाठशालाएं थी, बहुत सारे इनके झांसे में आ गई। वे लोग क्या की, इनको सपोर्ट करने में क्या, इनका जो रूल था कि रेगुलर फीस होगा, अटेंडेंस होगा, सब कुछ एग्जामिनेशन होगा, ये लोग मान लिए। तब इनका तो कुछ फायदा होता है इससे कि क्या, इन्होंने बोला कि किस शर्त पे हम माने। तो उनको इस शर्त पे मानना था कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, कैसे, उनको ग्रांट देगी, ग्रांट यानी कि पैसे देगी। ठीक है, दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। अब बचे दूसरे लोग जो कि नहीं आए, मतलब इनके झांसे में नहीं आए, तो उनको
मतलब इनको जॉइन नहीं करना चाहते, इनका रूल नहीं मानना चाहते, तो उनको गवर्नमेंट का कोई ग्रांट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से उनको कोई ग्रांट रिसीव नहीं होगा, गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देगी। ओवर टाइम, गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला। तो दोस्तों धीरे-धीरे ऐसा टाइम आया, टाइम बीतते-बीतते ऐसा टाइम आया कि जो लोग अपना इंडिपेंडेंस रिटेन करना चाहते हैं, जैसे कि यानी कि इनका रूल नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने पाया कि उनको गवर्नमेंट एडेड स्कूल से और रेगुलेटेड पाठशालाओं को compete करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है। The new rules and routines had another consequence. कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम या नतीजा, जो नया रूल्स और रूटीन था उसका एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस था क्या, इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशाला, सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल। देखो पहले के टाइम में क्या था कि जो चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिली यानी जो गरीब किसान के बच्चे होते थे, चाहे वो भी स्कूल जा सकते थे क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। जब उनको खेती का टाइम आता था उस टाइम क्लासेस नहीं होल्ड की जाती थी, तब तो वो जा सकते थे, बट अब द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। बट अब ये चीज़ जो है कि नए सिस्टम में ये वाला चीज़ जो कि रेगुलर अटेंडेंस एक डिसिप्लिन में आ गया कि मतलब आपको रेगुलर अटेंडेंस लेना ही लेना है। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, यानी कि हार्वेस्ट टाइम में भी आपको लेना है, जब चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड। तो गरीब किसान के जो बच्चे होते हैं, वो चिल्ड्रन होते हैं, वे जब उस टाइम में क्या होते हैं, हार्वेस्ट के टाइम में वो खेतों में काम करते हैं। तो अब डिमांड आ गया कि आपको रेगुलर अटेंडेंस देना ही देना है। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज ए इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। अब जो है इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल, यानी स्कूल को अटेंड करने में असमर्थ को, यानी जो इनेबल होते थे एक गरीब किसान के बच्चे, अब उनको एज ए डिसिप्लिन देखा जाता था। यानी कि अगर कोई गरीब किसान का बच्चा हार्वेस्ट में बिजी हो गया और स्कूल नहीं आया, तो उसको अब माना जाता था कि इसने ये इनडिसिप्लिन, यानी इसने डिसिप्लिन को का ओबे नहीं किया, डिसिप्लिन का पालन नहीं किया, और इसमें सीखने की जो डिजायर्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये नया सिस्टम लाया ब्रिटिश ने।